मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं पार्क में बैठी हुई थी। मैं जानती थी जो हरकत मैं कर रही हूँ वह मेरे परिवार के लिए बहुत गलत है, मगर मैं अपनी मोहब्बत के आगे बेबस हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे सामने से मेरी मोहब्बत अर्जुन आता हुआ नजर आया था। मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। न जाने अर्जुन ने मुझे आज क्या बात करने के लिए बुलाया था। मैं सुबह सुबह जब उठी तो अचानक ही मुझे अर्जुन की कॉल आने लगी थी। वह हमेशा रात के वक्त ही मुझे कॉल किया करता था। इस वक्त कॉल करने का मकसद मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने तुरंत ही कॉल रिसीव की थी और जो बात उसने कही वह सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। अर्जुन कहने लगा कि मुझे अभी अभी तुमसे मुलाकात करनी है, किसी भी तरह पार्क पहुंचो। जबकि मैं फौरन बोली थी कि मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है। घर पर पापा और भाई दोनों ही हैं, मैं कैसे घर से बाहर निकलूंगी। जबकि वह तुरंत बोला था, अगर मेरे जज्बात तुम्हारे लिए अहमियत रखते हो या फिर मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूँ तो तुम दोपहर 2 बजे के वक्त पार्क में पहुंच जाना। उस वक्त कोई भी वहां नहीं होगा। मुझे तुमसे एक तफसील से मुलाकात करके बात करनी है। इसी वजह से मैं तुरंत अपनी मम्मी को बहाना लगाकर आई थी कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। मम्मी ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की थी क्योंकि पापा घर पर मौजूद थे। मैं जाती तो वह जरूर मम्मी से सवाल जवाब करते कि रानी कहाँ गई है। वह जैसे ही पास आया तो मैं उसके गले लगने लगी थी। जब उसने मुझे हाथ के इशारे से रुकने को बोल दिया था, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे पहले ही उसकी फोन कॉल से अंदाजा हो गया था कि बात कोई मामूली नहीं है। यकीनन इस बात के पीछे कोई बड़ी वजह छिपी है जब वह इतनी घबराहट में मुझे मुलाकात के लिए बुला रहा था। वह मुझे देखते हुए बोला, बैठ जाओ। उसके लहजे में संजीदगी थी। मैं और ज्यादा घबरा गई थी। वह मुझे देखते हुए बोला, मैं जानता हूं रानी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं अब बेबस हो चुका हूं। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरी मम्मी राजी नहीं हो रही है। मैं बिना भूमिका के बात करूंगा। मैंने कल रात अपनी मम्मी से तुम्हारे सिलसिले में बात की थी और उन्होंने मेरे सामने अपने आप को मारने की कोशिश की है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी मां की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 साल पहले आई थी, लेकिन मैं अपनी मां के साथ पूरे 26 साल से रह रहा हूं। उन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया है, मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मेरे सिर पर उनके बहुत एहसान हैं। मैं किसी कीमत पर भी उनके एहसान की भरपाई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसने जिस अंदाज में मुझे यह बात कही थी, मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से अर्जुन को देख रही थी कि वह क्या बोल रहा है। मैं एकदम बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी मम्मी को राजी करोगे, मैंने तुम पर अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना तन, मन, धन, मगर तुमने मुझे वह नहीं दिया जो मैं चाहती थी। मेरी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई हो और आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो। मैं जिस इंसान से दिल और जान से मोहब्बत करती थी, वह मेरे सामने खड़ा होकर मुझे बोल रहा था कि मेरी नजर में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही है, क्योंकि मेरी मां ने तुम्हें पसंद करने से इनकार कर दिया है। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखते हुए बोला, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं इसलिए तुमसे मिलने आया था ताकि तुम्हारे साथ बैठकर बात कर सकूं। तुम अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और जिस जगह करना चाहते हैं तुम चुपचाप कर लो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसका लहजा सख्त था। उसके लहजे में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने एक झटके में उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसकी ओर देखते हुए बोली, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने 2 साल मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह बोलकर मैं रोते हुए पार्क से घर आ गई थी। पार्क से घर आने के बीच का जो फासला मैंने तय किया था वह मैं ही जानती थी। मेरा दिल बहुत टेंशन में था। मैं घर आकर अपने कमरे में बैठकर खूब रोई थी। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरी मम्मी बार बार मेरे पास आकर मुझसे पूछ रही थी कि मेरी लाडो को हुआ क्या है। आखिर ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई है जो वह सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आई है, जबकि मैं अपनी माँ को कुछ बता ही नहीं पा रही थी कि मुझ पर कैसा मुसीबत गले पड़ा हुआ है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, मगर मेरा जख्म बिल्कुल भी भर नहीं रहा था। मैं बिल्कुल गुमसुम रहने लगी थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं था। आज भी मामूली सा दिन था।
मैं अपनी मम्मी के पास ही बैठी हुई थी। वह मुझे अब ज्यादातर अपने साथ रखने लगी थी। यकीनन उन्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा हो रहा था, इसीलिए वह ज्यादातर मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर बेल हुई। मम्मी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। दोपहर का 1 बज रहा था। इस वक्त पापा और भाई नहीं आते थे, इसीलिए मम्मी हैरान होकर बोली, इस वक्त कौन आ गया? तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ। यह बोलकर वह दरवाजे की तरफ चली गई। मेरा दिल किया कि मैं कमरे के अंदर चली जाऊं, लेकिन मैं मम्मी की बात नहीं टालती थी। उन्होंने मुझे पैदा किया था, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद ही मम्मी के चहकने की आवाज आई, क्योंकि घर पर मेरे मामा आए थे। वह उन्हें अंदर लेकर आ रही थी। उनके चेहरे की मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे मामा काफी दिनों बाद आए थे। मैंने भी उन्हें खड़े होकर वेलकम किया था, जबकि उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा था, हमें पता चला कि हमारी लाडो की तबीयत ठीक नहीं है, बस हम अपनी बेटी के खातिर ही आपके घर आए हैं। मेरी मम्मी तुरंत ही उनके आगे पीछे हो गई थी और उनके लिए पानी लेकर आई थी। मेरी मामी भी मुझे प्यार कर रही थी, जबकि मैं हैरान थी कि इन लोगों को अचानक से क्या हो गया। उनमें इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है? मैं इन सबके पास ही बैठ गई थी। मामा कभी कभी ही हमारे घर आते थे, इसीलिए हम उन्हें बहुत इज्जत देते थे। मेरे मामा मेरी मम्मी की ओर देखते हुए बोले थे, तुम्हारे पति कब तक आएंगे? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आज एक अहम काम से यहाँ पर आया हूँ। उनका लहजा संदिग्ध था, जबकि मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और फिर सिर झटक लिया। मम्मी तुरंत ही पापा को कॉल करते हुए बोली, बस अभी आ जाएंगे। भाई, आप यहाँ आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और भाभी को भी साथ ले आए। मेरी माँ के लहजे में मिठास घुल गई थी। बहनों को भाई वैसे भी बहुत अजीज होते हैं। मम्मी ने तुरंत ही पापा को फोन करके घर आने को कह दिया और खुद किचन में जाकर उनके लिए इंतजाम करने लगी। मामी मुझसे इधर उधर की बातें कर रही थीं, जबकि मामा अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही पापा और भाई दोनों आ गए थे। मामा से मिलकर वे लोग भी बहुत खुश हुए थे। जब अचानक मामा ने पापा को देखकर बात करना शुरू कर दी, भाई साहब, मैं आज आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। आज मैं आपके घर की एक बहुत ही कीमती चीज मांगने के लिए आया हूँ। उनका अंदाज बहुत अजीब था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। उनकी बात का मतलब मैं बखूबी समझ गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी थी। मैंने अर्जुन के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मामा अपने बेटे के लिए मुझे ना मांगे, मगर शायद आज मेरी दुआ कबूल नहीं होनी थी। मामा, पापा को देखते हुए आगे बोले, हमने आपको अपने घर की बेटी दी थी, उसी हिसाब से आज हम आपकी बेटी मांगने के लिए आए हैं। मेरा बेटा करण मुझे अपनी भांजी के लिए अच्छा लगता है। मैंने सोचा है कि इन दोनों को एक कर दिया जाए, ताकि हमारा परिवार भी बढ़ जाए और आगे के रिश्ते भी संवर जाएं। मामा की बात सुनकर मम्मी पापा तो खुशी से झूम उठे थे। यही हाल मेरे भाई का था, जबकि मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। मैंने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली थीं। मेरा सिर झुक चुका था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। दिल किया कि मैं सब चीजें छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाऊं। जब इंसान का ब्रेकअप होता है तो उसकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है, और अब मामा की बात सुनकर मुझे और ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। मम्मी तुरंत बोली, भाई साहब, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि आप खुद मुझसे यह रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मेरा भाई आया है। मैंने ना कभी अपने भाई को खाली हाथ लौटाया है और ना ही आज लौटाऊंगी। जबकि मामा ने पापा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा था और पापा ने भी यही शब्द दोहराए थे। दरअसल मम्मी पापा का पहले ही इरादा बन रहा था कि वे मामा से बात करें, मगर शर्म और लिहाज की वजह से वे कुछ नहीं बोल पाए थे। मगर आज मामा के मुंह से करण के बारे में सुनकर वे दोनों ही खुशी से झूम उठे थे। मामी तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हो गईं और साथ लाई हुई मिठाई सबको खिलाने लगी। उन्होंने मेरे मुंह में भी मिठाई डाली और मुझे खूब प्यार किया, जबकि मैं बड़ों के सामने बिल्कुल खामोश थी। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा था। मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। अगर उन्होंने मेरे लिए कोई पसंद कर लिया था तो मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। मामा और मामी शाम तक हमारे घर से गए। उन्होंने अधिकतर बातें तय कर ही ली थीं और जल्दी शादी की मांग रखी थी। पापा और मम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं था। मेरी उम्र भी हो चुकी थी और मेरी तैयारियां भी लगभग पूरी थीं। इसलिए मम्मी पापा चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द अपने घर की हो जाऊं। लेकिन मेरी सोच कुछ और थी।
मैं चाहती थी कि मेरी शादी अभी न हो, क्योंकि मैं अभी उस दौर से गुजर रही थी जहां मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम के वक्त जब मामा हमारे घर से चले गए तो अचानक मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठाकर कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और उनके पास ही बैठ गई। मुझे पता था कि मम्मी क्या कहने वाली है। अभी उन्होंने और कुछ कहा भी नहीं था कि पापा और भाई भी वहीं आकर बैठ गए। मेरा सिर शर्म से झुक चुका था। मुझे पता था कि मेरे साथ अब वही होगा जो मेरे बड़े चाहेंगे। मेरी मम्मी ने मुझे देखकर कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाराज हो सकती हो। मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन लाडो, यह रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम करण के साथ बहुत खुश रहोगी। उसके पास बहुत संपत्ति है, अच्छी नौकरी है, कारोबार है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जबकि मैं अपनी माँ को यह नहीं बता पाई थी कि मेरी खुशी करण में नहीं बल्कि अर्जुन में है, जो मेरे तन मन का मालिक है। मगर मैंने खामोशी से सिर झुकाकर सिर्फ इतना ही कहा, जैसा आप लोगों को उचित लगे मुझे मंजूर है। अगर आपने मेरे लिए करण को चुना है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं यह कहकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू जोरों शोरों से बहने लगे। मेरा दिल अजीब सी हालत में था। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी अपने आप को खत्म कर लूं ताकि यह शादी का तमाशा अभी खत्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप की इज्जत खराब नहीं कर सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। मेरा चेहरा दिन ब दिन मुरझाता जा रहा था। केवल 1 महीने के अंदर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी थी और इसी महीने में मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी ने कैसे करवट ली। इसी महीने में मेरी मोहब्बत मुझे छोड़कर चली गई थी और इसी महीने में मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ रहा था जिसकी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। आज मेरी बारात का दिन था। मैं गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। दिल ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुका हो, मगर माँ बाप की खातिर मुझे हर परीक्षा से गुजरना था। मैं अभी अपनी सोच में ही गुम थी जब अचानक खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। मैंने हैरानी से खिड़की की तरफ देखा। भला यह कैसा शोर है? मैं अपनी जगह से खड़ी हुई तो अचानक खिड़की खुली और एक इंसान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं अभी जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि मेरी नजर उस आदमी के चेहरे पर गई। सामने मौजूद शख्स को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस वक्त यहाँ आ चुका है। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी हो सकती थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत, मेरा बॉयफ्रेंड अर्जुन था। वह अचानक मेरे पास आया, मुझे कुछ समझने का मौका दिए बिना मेरे कमर में हाथ डाल दिया था और मुझे अपने करीब करते हुए बोला था, इतनी जल्दी शादी कर ली? मैं तो समझा था। वह और कुछ कहता, इससे पहले ही मैं बोल पड़ी, हाँ कर ली। इतनी जल्दी शादी? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। मैं किसी से भी शादी करूं और किसी भी वक्त करूं, ये मेरा दिक्कत है। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था, जबकि वह बेझिझक बोला, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा और न ही कुछ और कह रहा हूं। मैं बस तुम्हें एक तोहफा देने के लिए आया हूं जो बहुत जल्द तुम्हारे काम आएगा। यह कहते हुए उसने एक डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। वह अभी और कुछ कहता, इससे पहले ही मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं तुरंत ही दरवाजे की तरफ देखने लगी, जबकि अचानक अर्जुन ने मुझे छोड़ा और फौरन खिड़की की तरफ बढ़ा। वह मुझे तोहफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वक्त पर खोल लेना वरना बहुत नुकसान उठाओगी। ये बोलकर वह ठहरा नहीं बल्कि वहां से चला गया। मैं फौरन ही दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मेरी मम्मी खड़ी थी। वे मुझे देखकर चिंतित लहजे में बोली, हद करती हो रानी, मेहमान आ चुके हैं और तुमने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया? वे फौरन ही कमरे के अंदर आ गईं। उनके पीछे हमारे घर की नौकरानी भी आई। मैं मम्मी की ओर देखते हुए बोली, नहीं, बस मैं थोड़ा अपना लहंगा ठीक कर रही थी, इसलिए दरवाजा बंद कर लिया था। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आई हैं? जबकि वे मुझे देखते हुए बोली, हाँ, मुझे यहाँ से थोड़ा अपना सामान लेना था। बारात आने वाली है, तुम बस अपने आप को सजा संवार लो, ठीक है? ये बोलकर उन्होंने कोने में रखे हुए तोहफे उठाए और बाहर चली गईं। नौकरानी भी उनके पीछे जाती, इससे पहले ही मैंने उसे रोका और एक तोहफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसको स्टोर रूम में कोने में रख दो जाकर
और अगर इसके बारे में तुमने किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह नौकरानी फौरन ही सिर हिलाकर चली गई। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। सही वक्त पर अगर अर्जुन कमरे से नहीं जाता और मैं लहंगा ठीक करने के लिए कमरे का दरवाजा बंद नहीं करती तो आज मेरी बहुत बदनामी हो जाती। मैं अपने माँ बाप की नजरों में गिर जाती। मैंने फौरन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और अपनी हालत को ठीक करने लगी। उसके आने की वजह से मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि मेरा हाल बेहाल हो गया था। मेरी आंखों में अचानक नमक सा पानी भरने लगा। मैंने ऊपर वाले से दुआ की थी कि मैं अब कभी भी अर्जुन की शक्ल न देखूं, मगर आज उसे देख लेने के बाद मेरे दिल में एक बार फिर उसके लिए खलबली मच गई थी। मेरे दिल से अचानक एक दुआ निकली थी, काश यही शख्स मेरा पति बन जाता तो कितना अच्छा होता। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और मेरा पसंदीदा इंसान था, लेकिन शायद मेरे नसीब में उसका साथ नहीं था। इसी वजह से मैंने अपने आप को समझा लिया था। थोड़ी देर और गुजरी जब अचानक बारात आने का शोर मच गया। बाहर से ढोल की आवाज आ रही थी। मैं खामोशी से बैठ गई। मुझे पता था कि अब मेरी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मैंने जितनी मोहब्बत करनी थी कर चुकी थी। अब मुझे समझौता करना है और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने का नाटक करना है। थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा और मेरी मम्मी कमरे के अंदर आए। मेरे पापा ने मुझे अपने सीने से लगाया और मेरे माथे पर प्यार भरा चुंबन देते हुए बोले, मेरी लाडो, अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। कभी भी तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो तो बेधड़क मुझसे कहना। मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं हूं। जबकि मैंने खामोशी से सिर हिला दिया था। वह मुझे लेकर बाहर आ गए थे और फौरन ही शादी की रस्में शुरू हो गई थी। मैं सिर झुकाकर करण के बराबर में बैठी हुई थी। अब यही वह शख्स था जो मेरी जिंदगी में रहने वाला था। मुझे उसके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी थी। इसीलिए मैं अपने मन को झटकती जा रही थी और अपनी जुबान पर सिर्फ करण का नाम ला रही थी। थोड़ी देर बाद ही शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं और मैं करण के नाम हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह फिल्मी एक सख्त हकीकत थी। मैं किसी को अपनी मोहब्बत के बारे में नहीं बता पाई थी। खाना शुरू हो चुका था। मम्मी मेरे बराबर में ही बैठी थीं और मुझे खाना खिला रही थीं। साथ ही मुझे नसीहतें भी कर रही थीं कि मुझे अपने ससुराल में कैसे रहना है। मामी का दिल नहीं दुखाना, उनकी सेवा करनी है, करण का ख्याल रखना है, मामा की हर बात माननी है। जबकि मैं खामोशी से अच्छी बेटियों की तरह सिर झुकाकर उनकी हर बात पर हामी भर रही थी। थोड़ी देर और बीती जब मामा जी ने फौरन विदाई का ऐलान कर दिया। मेरे पापा का हाल बेहाल हो चुका था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वे बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरा दिल और भर आया। मैं अपने पापा के सीने से लगकर खूब रोई और उन्हें समझाया कि मैं पराये घर नहीं जा रही, अपने ही घर जा रही हूं। आप इतना मत रोइए, मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी। करण ने भी मेरे पापा को अपने सीने से लगाकर यही बातें कहीं, जबकि मैं करण को एक पल के लिए हैरान होकर देख रही थी। करण बहुत ही अलग किस्म का शख्स था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और न ही किसी के साथ घुलना मिलना पसंद करता था। हम अक्सर दावतों में मिलते थे तो वह एक कोने में बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल करता या फिर बड़ों के बीच बैठकर बातचीत करता। हमारे कजिन्स के साथ वह ज्यादा बैठता नहीं था। इसलिए जब उसने मेरे मम्मी पापा को इतनी तसल्ली दी तो मैं थोड़ा हैरान हो गई। सबके बीच उसने मेरा हाथ पकड़कर विदाई ली। जब मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो अचानक अर्जुन याद आ गया, मगर मैंने अपने दिल को काबू में किया। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ करण था और इस बात को मुझे हर हाल में कबूल करना ही था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हम दोनों के बीच खामोशी थी। एक लंबा सफर तय करके हम मामा जी के घर पहुंच गए। वहां मेरा स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया गया। करण ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। भले ही यह परिवार मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था, मगर आज मैं किसी और हैसियत से यहाँ आई थी। इसी वजह से मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद मामी ने पारिवारिक रस्में शुरू कर दी। मैं अपने पति के पहलू में बैठी हुई थी। अभी वे रस्में पूरी कर ही रही थीं कि अचानक मुझे जोर से चक्कर आया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। मैंने फौरन अपना सिर झटका और अपने आप को काबू में रखा, क्योंकि मुझे पता था अगर अभी मेरी तबीयत खराब होती तो सारी जिंदगी ससुराल वाले मुझे ताना देते कि लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि सुहाग रात वाले दिन खुद को संभाल सके। आखिर को पति के भी कुछ हक होते हैं। इसी वजह से मैंने खुद को काबू में रखा। थोड़ी देर बाद सारी रस्में पूरी हो गईं।
मामी ने अपने बेटे को मुझे कमरे में ले जाने का इशारा कर दिया। करण ने सबके बीच मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं हैरानी के समंदर में गोता लगाने लगी कि वह इस तरह का बर्ताव कर रहा है। करण की ऐसी शख्सियत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मुझे उठाकर कमरे में लाया। कमरे की सजावट देखकर मैं तंग रह गई। उसने मुझे बहुत एहतियात से जमीन पर उतारा और मेरा चेहरा थामते हुए बोला, तुम्हें पता है, यह कमरा मैंने खुद खड़े होकर तुम्हारे लिए सजाया है। बताओ कैसा लगा? मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। करण के साथ एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। न मैंने उससे कभी ज्यादा बातचीत की थी और न ही मेरा उससे ज्यादा मेलजोल था। थोड़ा घबराकर मैंने कहा, जी अच्छा है कमरा। तभी उसने अचानक मुझे अपने सीने से लगा लिया। धीमी धीमी सरगोशियां करते हुए बोला, अच्छा या फिर बहुत अच्छा? मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं कांपती आवाज में बोली, जी बहुत अच्छा लग रहा है। उसने अचानक मुझे खुद से अलग किया और मेरा चेहरा देखते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सिर को हल्की सी हिलाकर हामी भरी, मगर मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठाया और मेरे कदमों में बैठते हुए बोला, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई वजह है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वह वजह दूर करता हूं। मैं धीमी आवाज में बोली, नहीं, कोई वजह नहीं है, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। माँ बाप का घर छोड़ा है, इसी वजह से थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। मेरी बात सुनकर वह हल्का मुस्कुराया और अचानक बोला, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। यह कहते ही वह मेरे बराबर में बैठ गया और मेरा हाथ थाम लिया। वह धीमी धीमी सरगोशियां मेरे कान कर रही थी और फिर वह मेरे करीब आना शुरू हो गया था। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा दिल बेकाबू था। मैंने जिस व्यक्ति को अपने लिए सोचा था वह मेरा नहीं हुआ था। इसी वजह से मेरा दिल बहुत अजीब सी स्थिति में था, लेकिन पति के अधिकार पूरे करना भी मुझ पर जरूरी था। इसीलिए मैंने खामोशी से सिर झुका लिया था और अपना शरीर उसके हवाले कर दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। वह रात हम दोनों के मिलन की थी, मगर मेरे दिल में कोई भावनाएं नहीं थीं। अगली सुबह मेरे लिए बहुत रोशन साबित हुई थी। मैं उठी तो कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं था। मैं थोड़ी घबरा गई थी कि आखिर करण कहाँ चला गया। मैंने तुरंत ही घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 10 बज रही थी। अचानक अपने माथे पर हाथ मारकर बिस्तर से उठी और खुद को डपटते हुए बोली, ये क्या कर दिया मैंने? आज ही ससुराल में मेरा पहला दिन है और आज ही मैं लेट हो गई। मैं हड़बड़ाहट में बाथरूम के अंदर गई और जल्दी जल्दी खुद को फ्रेश करके बाहर आई। सामने ही करण बैठा हुआ था। उसे देखकर मैंने तुरंत ही कहा, अगर आप उठ गए थे तो मुझे भी उठा देते, इतनी देर हो चुकी है। मैं अपने बाल बांधते हुए बोली, जब अचानक वह मेरे पीछे आ गया और मेरे बाल खोलते हुए बोला, कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाती है और आज तो वैसे भी तुम्हारा पहला दिन है। मैंने मुस्कुराकर आईने में उसका अक्स देखा और फिर से अपने बाल बांधने लगी। तभी वह सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, खुले रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। मैं बुरी तरह से झेंप गई थी। मैंने चुपचाप हल्का फुल्का मेकअप किया और उसके साथ नीचे आ गई। नीचे मेहमानों का तांता लगा हुआ था। मोहल्ले की कई महिलाएं मुझे देखने आई थीं। सबने मेरी मुंह दिखाई की और मामी से मेरी खूब तारीफ करके गईं कि आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। मामी भी बहुत खुश नजर आ रही थीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मैं करण के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, क्योंकि अब मैंने उस दर्द को कबूल कर लिया था जो सारी जिंदगी मेरे दिल में रहना था। अर्जुन मुझे नहीं मिलना था और यह बात हकीकत थी। आज मेरी शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था। तभी अचानक मुझे अपने शरीर में अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा दिल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। इसी वजह से मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और ठंडी ठंडी हवा लेने लगी। थोड़ी देर और बीती जब अचानक मुझे उल्टी का एहसास हुआ। मैं फौरन बाथरूम चली गई। मुझे एक बहुत बड़ी उल्टी हुई। मैं बहुत निढाल हो चुकी थी और वहीं बाथरूम में बैठ गई। थोड़ी देर और बीती जब अचानक मुझे बाहर से करण की आवाज सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं यहां हूं, करण। वह फौरन वहां आ गए और मुझे इतना निढाल देखकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा, क्या हो गया? तुम इस तरह बाथरूम में क्यों बैठी हुई हो? मैं बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे अपनी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, अजीब सी हालत हो रही है। उन्होंने तुरंत ही मुझे बाहों में उठाया
और बाहर लाकर बिस्तर पर बैठाया। मेरी तरफ देखते हुए बोले, अगर अच्छा महसूस नहीं कर रही हो तो हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मैं तुम्हें 2 दिन से नोट कर रहा हूं कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बोझिल हो रही है। मम्मी भी मुझे यही कह रही थी कि एक बार तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करवा दूं। न जाने क्यों उन्हें खुशखबरी सी महसूस हो रही है। वह अचानक बोल उठे। मैंने हैरान होकर करण को देखा कि इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मैं चुप रही। करण ने मुझे हिदायत दी थी कि मैं जल्दी से थोड़ा तैयार हो जाऊं, फिर हम क्लिनिक के लिए निकलेंगे। वह यह कहकर बाहर चले गए। एक पल के लिए मेरा दिल डर सा गया, मगर मैंने तुरंत ही खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। इतनी जल्दी मैं खुशखबरी कैसे दे सकती हूं? मगर मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और जल्दी से हल्का फुल्का मेकअप करके तैयार हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी क्लिनिक के लिए निकल चुके थे। मेरी सास ने मुझे ढेरों दुआएं दी थीं और साथ ही मेरा सदका भी निकाला था। मैं अपने पति के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी। मेरा चेहरा लाल हो रहा था। मेरे पति अचानक मेरा हाथ पकड़कर बोले, अगर खुशखबरी हुई तो मैं पूरे जहान में मिठाई बांटूंगा। मुझे बच्चों का बहुत शौक है। जबकि मैं करण को खामोश निगाहों से देख रही थी, उसने अचानक मेरे हाथ पर प्यार भरा चुंबन लिया। एक लंबी दूरी तय करके हम क्लिनिक पहुंच गए थे। कुछ मरीजों के बाद हमारा नंबर भी आ गया। वह मुझे लेकर अंदर गए। डॉक्टर साहिबा ने करण को उठकर वेलकम किया। दरअसल करण और डॉक्टर साहिबा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मेरा चेकअप करना शुरू किया और फिर हैरानी से करण को देखते हुए बोली, वाह भाई, इतनी जल्दी कैसे हो गया? आप लोगों का बेबी तो पूरा 1 महीने का हो चुका है। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे धड़कना भूल गया हो। करण के चेहरे पर एक खास मुस्कान थी। वह सिर झुकाकर बोले, बस भगवान को जल्दी देना था, इसी वजह से हम जल्दी पेरेंट्स बन गए। क्यों रानी, मैंने सही कहा ना? मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बस खामोशी से सिर झुकाए हुए थी। अचानक डॉक्टर की आवाज मेरे कानों में गूंजी, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? उनकी आवाज सुनकर मैंने तुरंत सिर उठाया और सिर को नकारते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी कि आगे के प्रोसेस क्या होंगे। डॉक्टर तुरंत बोली, आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपके शरीर में खून न के बराबर है। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का तनाव लें, इसलिए बेफिक्र हो जाइए। ऊपर वाला आप पर रहमतें बरसाएगा। मेरे पति तुरंत उनसे बात करने लगे और आगे के प्रोसेस के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि इनकी सेहत बहुत कमजोर है, इन्हें पूरा बेड रेस्ट और देखभाल की जरूरत है। वक्त तेजी से गुजरने लगा। डॉक्टर की हिदायत पर चलते हुए करण ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। हर लम्हा मुझे अपने सीने से लगाकर रखते थे। उनकी मोहब्बत में मैं सब कुछ भूल गई थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो गई हो। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्यार पति की तरफ से पत्नी को मिलता है, वह ताउम्र याद रहता है। मेरा भी ऐसा ही हाल था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में सिर्फ करण है। अर्जुन तो जैसे कहीं था ही नहीं, और न ही मैं उस इंसान को याद करना चाहती थी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। 9 महीने का समय जैसे पलक झपकते ही बीत गया। हर पल करण ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मामा जी, मामी जी, उनके बच्चे सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। आज मेरी डिलीवरी थी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। न जाने आज मेरे साथ क्या होने वाला था। हर लड़की के लिए यह समय बहुत ही तकलीफदेह और डराने वाला होता है। हर लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ने जा रही होती है। इसी वजह से मैंने अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई थी। उनसे खूब माफियां मांगी थीं कि अगर मैंने जिंदगी में कभी उनका दिल दुखाया हो या फिर उनकी कभी दिलाजारी की हो तो मुझे माफ कर देना। जबकि मेरी माँ मुझे दुआएं देते हुए बोली थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैंने अपने पति, पापा, मम्मा जी, मामी जी और अपने दूसरे रिश्तेदारों से भी माफी मांगी थी, क्योंकि इंसान लेबर रूम में जाने के बाद मर भी सकता है। उसे जिंदगी सिर्फ ऊपर वाला ही देता है। समय तेजी से गुजरता जा रहा था और मुझे ओन ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया था। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने मुझे बेहोश कर दिया था। कई घंटों बाद जब मुझे होश आया तो भगवान ने मुझे प्यारे से बेटे से नवाजा था। हर कोई मेरे बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था।
जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने चारों तरफ देखा। हर जगह लोग मौजूद थे। सामने ही करण मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे। वे तुरंत मेरे पास आए और मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस दिया। उन्होंने मेरा बच्चा मेरी गोद में देते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया था और प्यार से बोले थे, मेरी जान, आज तुमने मुझे वो तोहफा दिया है जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। अपनी औलाद को आज गोद में लेकर जो सुकून और राहत मैं महसूस कर रहा हूं, वो मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, और यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं खुशी से मुस्कुराई और उनके सीने से लग गई। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। डिलीवरी के बाद मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि एक लड़की के लिए यह समय बहुत मुश्किल होता है, और इस समय माँ बाप सबसे ज्यादा करीब हों तो लड़की को सुकून और राहत महसूस होती है। मेरी मम्मी हर वक्त मेरा ख्याल रखती थीं। करण रात को मेरे पास आ जाते थे और मेरे साथ ही समय बिताते थे। दिन भर वे अपनी मम्मी और काम में व्यस्त रहते थे। मामा मामी भी मुझसे और अपने पोते से मिलने आते रहते थे। मुझे मम्मी के पास आए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। अब करण ने साफ कह दिया था कि वे मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। आज भी रोज की तरह का ही दिन था जब अचानक मेरे दिमाग में अर्जुन का ख्याल आया। उस रात जो मुझसे मिलने आया था, उसकी याद करके मैं पल भर के लिए थोड़ी परेशान हो गई थी। फिर मैंने अचानक कुछ सोचकर अपनी नौकरानी को बुलाया। अर्जुन मुझे एक तोहफा देकर गया था और उसने जोर देकर कहा था कि तुम इस तोहफे को अच्छे से देख लेना और जल्दी देख लेना, कहीं देर न हो जाए। मगर आज उसे और मुझे जुदा हुए पूरे 1 साल का वक्त गुजरने वाला था। मेरे एक हुक्म पर नौकरानी मेरे सामने आ गई थी। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें याद होगा, मेरी शादी के वक्त मैंने तुम्हें एक लाल रंग का तोहफा दिया था और तुमसे कहा था कि उसे स्टोर रूम के कोने वाले हिस्से में रख देना। क्या तुम्हें याद है? वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रही थी और फिर कुछ सोचकर बोली थी, जी मैडम, मुझे याद है। मैं तुरंत बोली थी, जाओ और मुझे वह तोहफा लाकर दो। मैं अपने कमरे में बैठी उस तोहफे का इंतजार कर रही थी। एक पल के लिए मुझे यह करते हुए थोड़ी शर्म भी आई थी कि मैं अब किसी और की पत्नी थी। मुझे यह सोचना भी नहीं चाहिए था, मगर मैं इस तोहफे में देखना चाहती थी कि आखिर इसमें क्या है। थोड़ी देर बाद ही नौकरानी वह तोहफा लेकर आ गई थी और मेरे सामने पेश कर दिया था। मैंने जल्दी जल्दी उस तोहफे को खोला था। उसके अंदर एक रिपोर्ट मौजूद थी और साथ में एक खत भी था। मैंने तुरंत ही उस रिपोर्ट को खोला था और जो खबर सामने थी उसे पढ़कर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से उस रिपोर्ट को देख रही थी और खुद से ही इनकार करते हुए बोल रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है। ये कहते ही मैं अपनी जगह से उठी थी, अपना पर्स उठाया था और अपने बच्चे को गोद में लेकर बाहर की तरफ भागी थी। मेरी मम्मी मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुंची थी और वहां पहुंचते ही मैंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। डॉक्टरों ने मुझे हैरान होकर देखा था, मगर मेरी परेशानी को देखकर उन्होंने तुरंत ही डीएनए टेस्ट करना शुरू कर दिया था। और फिर जो खबर मुझे डॉक्टर साहिबा ने दी थी, उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह बच्चा मेरे पति का नहीं था, यानी वह बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का था, जो मुझे छोड़कर चला गया था। मुझे वह रात याद आई थी जब मम्मी पापा एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। भाई भी अपने दोस्त के घर था। तभी पीछे से अर्जुन आया था और उसने मेरे साथ संबंध बनाए थे। यानी अर्जुन को पता चल चुका था कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं और इसी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया था। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मैं अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं करण को हर बात से आगाह कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने उनसे कुछ भी छिपाया तो यह बेवफाई होगी। शाम को जब करण मुझे लेने आए तो मैंने उन्हें हर बात बता दी थी, जबकि वह मेरी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराए थे और मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही यह सोचने की जरूरत है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की। मैं जानता हूं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ ईमानदार रही हो। और इस खबर के बारे में मुझे पहले से ही पता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड शादी के 2 दिन बाद ही मेरे पास आकर सब कुछ बता चुका था। मगर जब मैंने तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं देखी, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी देखी, तो मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसी कोई खबर हुई भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उनकी बात सुनकर खूब रोई थी और ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया था कि मेरी जिंदगी में अर्जुन जैसा इंसान नहीं आया था, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में हैवान था
जो मेरे वजूद से दूर होने के बावजूद मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।